बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी जो है ना वीक 1 है और क्लास 1 है, ठीक है, एमएस ऑफिस की। तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन होगा एमएस ऑफिस का और वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। और एमएस ऑफिस के साथ साथ हम एक्सेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सेल जो है फर्स्ट के जो 10 से 12 क्लासेज हैं उसमें वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड में क्या होगा, आप सीवीज़ बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, बुक्स बनाना या फिर स्कूल के अंदर जो वर्कशीट्स होती हैं उन चीज़ों को बनाना हम इसमें सीखेंगे वर्ड में, ठीक है। फिर जो अगला फेस होगा जो कि सेकंड बिग फेस होगा इस कोर्स का, वो होगा एक्सेल। एक्सेल पे क्या होगा, उसमें सारी शीट्स बनाएंगे, जैसे बैलेंस शीट हो गई या टोटलिंग हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, रिज़ल्ट कैलकुलेटर हो गया या स्कूल के रिज़ल्ट्स हो गए, या फिर आप कोई भी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है जिसमें हिसाब किताब रखना है स्टॉक इन आउट का, कि अगर आपने कोई शीट बनानी है जिसमें हिसाब रखना है कि ऑर्डर्स किस तरीके से आ रहे हैं, ऑर्डर की क्या प्राइसेस हैं, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें कितना स्टॉक बच गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेल में पढ़ेंगे। एक्सेल के साथ साथ हम उसमें पिवट टेबल्स भी पढ़ेंगे। पिवट टेबल्स का काम होता है कुछ समरीज़ बनाना। मतलब अगर आपके पास 10,000 ऑर्डर्स हैं तो उन 10,000 ऑर्डर्स को, ज़ाहिर है हम एक एक ऑर्डर को तो नहीं देखते, हम उस 10,000 ऑर्डर्स में से एक समराइज डेटा निकालेंगे कि कौन सा ऑर्डर सबसे बड़ा है, कौन सा ऑर्डर सबसे छोटा है, किस महीने में कितने ऑर्डर्स आए हैं, किस कैटेगरी के कितने ऑर्डर्स आए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारा जो कैलकुलेशन होगी वो एक्सेल में होगी, ठीक है। फिर जो अगला तीसरा बड़ा फेस है उसके अंदर पावर पॉइंट डिस्कस करेंगे। पावर पॉइंट वही टूल है जो कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी सारी ये जो स्लाइड्स चल रही हैं, दीज ऑल, ये हमारी पावर पॉइंट पे बनी हुई है, ठीक है। पावर पॉइंट पे ये सब बनेगा। पावर पॉइंट के साथ हम रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट बहुत एक स्ट्रॉन्ग टूल है। फिर उसके साथ ही पावर पॉइंट के साथ हम आउटलुक डिस्कस करेंगे। आउटलुक क्या होता है, एक मेल मैनेजर है जिसमें मेल भेजना, मेल रिसीव करना, उसके ऊपर रिमाइंडर्स लगाना, टू डू लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो रोज़ाना 500 ईमेल्स आती हैं, ठीक है। अब आप उन 500 ईमेल्स को नहीं देखोगे, आप उसके ऊपर कैटेगरीज लगाओगे कि ये वाली ईमेल आए तो मुझे इसको लाजमी नोटिफाई करवाना, इसको मुझे रिमाइंड करवाना, इस तरह की चीज़ें इसके ऊपर सेट होती हैं, ठीक है। फिर टीम्स एक अकाउंट बनता है। टीम्स का एक अकाउंट ये होता है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप उसको, अगर उस चैट को सिक्योर रखना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि लोग व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे हों चैट ऑफिस की, या ऑफिस के मामलात किसी प्राइवेट चैटिंग ऐप पे हो रहे हों, तो आप टीम्स में एक अकाउंट बनाएंगे और उन टीम्स के ऊपर आप अपना तमाम एम्प्लॉयज़ को ऐड करेंगे और उन तमाम एम्प्लॉयज़ को ऐड करने के बाद आपस में कम्युनिकेट करेंगे। उसके लिए यूज़ होता है टीम्स, ठीक है। फिर होता है एक टूल होता है वन ड्राइव। वन ड्राइव क्या करता है, आपका जो भी पीसी का डेटा है उस डेटा को एक क्लाउड के ऊपर सेव करता रहता है। मिसाल है पीसी में आज आग लग गई या पीसी चोरी हो गया, कोई लेकर चला गया, तो जो आपका हॉटमेल या आउटलुक का एक अकाउंट होगा उसके थ्रू जो हमने वन ड्राइव अकाउंट बनाया होगा उसके ऊपर हमारा सारा सेंसिटिव या वो डेटा जो हम अपने क्लाउड के ऊपर भेजना चाहते हैं वो वहाँ चला जाएगा। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल वैसी है जैसे एंड्रॉयड में पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, और वो पिक्चर्स एक गूगल फ़ोटोज़ के ऊपर हमारे सिंक होती रहती हैं और फिर हम दूसरे मोबाइल में बैकअप लेते हैं तो वो चीज़ें वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये वन ड्राइव उसी तरीके की चीज़ होती है, ठीक है। जैसे ही आप इस अपने एक पर्टिकुलर अकाउंट से दूसरे सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो आपकी जो भी सेटिंग्स हैं, जो आपने थीम रखी है, डार्क थीम रखी है, आपने आइकॉन्स लगाए हुए हैं, वॉलपेपर लगाया हुआ है और कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए हैं, वो तमाम के तमाम ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएंगे क्योंकि वो क्लाउड से सिंक हो रहे होंगे। क्लाउड पे आपका डेटा सेव होता रहेगा, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्ट आता है और वन नोट आता है। प्रोजेक्ट और वन नोट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट से एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि अगर किसी ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम चल रहा है और वो प्रोजेक्ट का नाम है ABC प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उस ABC प्रोजेक्ट को एक महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अब उस प्रोजेक्ट के कुछ फेसेस होंगे। उसका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फेस होगा जिसे R&D कहा जाएगा। उसके बाद उसका एक अप्रूवल फेस होगा कि भाई जो आपने रिसर्च की वो अप्रूव हो रही है कि नहीं। फिर उस अप्रूवल के बाद उसको डेवलप करना है कि उस मशीन को बनाया जाएगा, या जो भी हमने एक, अगर किसी बिल्डिंग की बात हो रही है तो उस बिल्डिंग के लिए जो हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है उसका अप्रूवल होगा। फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होगी कि हम इसे बनाना शुरू कर रहे हैं। फिर उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के बाद अगला फेस आएगा, उसकी जो है वो क्वालिटी चेक होगा कि वो कैसा बना है कैसा नहीं बना। तो वो हर ऑफिस के हिसाब से ना अपने अपने फेसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो वैसे रहेंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर एक स्कूल के हिसाब से बात करें तो पहला फेस होगा भाई आपके स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन, क्लासीफाई करना है स्टूडेंट्स को, फिर उनका सिलेबस प्लान करना, उसके बाद उनके जो है प्लानर्स बनाना, फिर क्वेश्चन आंसर्स बनाना, फिर उनके पेपर्स बनाना, पेपर ABC 3-4 पेपर्स बनाना, उस पेपर्स के बाद उनको अप्रूव करवाना, फिर उनका प्रिंटिंग का एक फ़ेस होगा, फिर वो एक पूरा पूरा महीने का एक पीरियड चलेगा जिसमें एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे।
तो हर जगह के अपने अपने फेसेस होंगे, तो वो तमाम फेसेस एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। उनमें डेडलाइंस बनाई जा सकती हैं, उन डेडलाइंस के थ्रू ईमेल्स ऑटोमेटिकली जाते हैं कि भाई आपका ये वाला फेस अब स्टार्ट हो गया, अब आप इस ईमेल को चेक कर लें। तो ऐसे करके ना इसको ऑटोमेट किया जाता है, और उसके ना एक चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि भाई जो फेस हमने फेस 1 डिसाइड किया था, वो फेस 1 इतने दिन में होना था, उसमें इतने दिन क्यों लगे। अगर एक फेस वन को जो है 1 वीक में ख़त्म होना है, तो उसे 2 वीक क्यों लग रहे हैं, उसे 3 वीक्स क्यों लग रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फिर उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं वर्ड को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट यू विल अचीव टुडे। आज हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ जर्नल से आइडिया दिया ना कि क्या चीज़ किस लिए इस्तेमाल हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है, रिकग्नाइज द मेन पार्ट्स ऑफ द वर्ड विंडो। जब वर्ड विंडो हम खोलेंगे पहली बार, तो उसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। क्रिएट, सेव, ओपन, रीनेम, ये कैसे चलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से लेके जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट को बंद कैसे करना है, सेव कैसे करना है, उसे मल्टीपल जगहों पे नेविगेट करना कि अगला टेक्स्ट कैसे आएगा, टेक्स्ट को इफ़ेक्टिवली बनाना, उसको बड़ा करना, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो हमारा ज़्यादा टाइम लगता है वो माउस की नेविगेशन में लगता है, कीज़ ढूंढने में लगता है। अगर हमें शॉर्टकट्स पता होंगे तो हम फ़ौरन से अपना वो काम कर लेंगे उस शॉर्टकट के थ्रू। जिस काम को करने में शायद हमें 5 सेकंड लग रहे थे, वो 1 सेकंड में हो जाएगा। तो ये 5 सेकंड यहाँ इम्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जब हम एक ऑफिस में बैठते हैं, और फिर जब हम एक माउस को पकड़ के उस लाइन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर नज़र आता है कि एक बंदा जो काम 1 सेकंड में कर सकता था, वो उसके लिए 10 सेकंड या 1 मिनट लगा रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट्स भी, इसमें हमारा मेन फोकस शॉर्टकट्स की तरफ भी रहेगा। ओके, अब हमारा 3 मंथ्स का कोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो टुडे लर्निंग स्टाइल क्या है, सी द फीचर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड। आज जो हम फीचर्स डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो देखनी है। रिपीट इट ऑन योर कंप्यूटर, आप इसे फिर अपने कंप्यूटर में रिपीट करेंगे। कोई सवाल है तो वो पूछेंगे, और जो भी टास्क होगा आपका वो परफॉर्म करके आप मुझे सेंड बैक करेंगे व्हाट्सएप या जैसे भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टर्न्स आइडियाज़ इनटू डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट का जो गोल है, वो जो भी आपके आइडियाज़ होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ये याद रखें। वर्ड जो है, जो कि ये वाला वर्ड जिसका राइट साइड पर आपको आइकन दिख रहा है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। इट हेल्प्स यू राइट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट कंटेंट। इससे आप अपना राइटिंग करेंगे, एडिट करेंगे, और जो भी आपका कंटेंट है आप उसे प्रिंट करेंगे। अब आप उसे बुक की सूरत में प्रिंट कर सकते हैं, फ्लायर की सूरत में प्रिंट कर सकते हैं, या किसी लेटर की सूरत में प्रिंट कर सकते हैं, सीवी बना सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट को, टेबल को, पिक्चर्स को कंबाइन करेगा और एक फाइनल डिज़ाइन आपको निकाल के देगा। जैसे आप बुक्स में भी देखते हो, ऊपर टेबल होता है, नीचे समरी होती है, फिर एक पिक्चर होती है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। डॉक्यूमेंट कैन बी शेयर्ड एज वर्ड फाइल और पीडीएफ्स। फिर आप इनकी पीडीएफ्स बना के भी शेयर कर सकते हैं, और वर्ड फाइल के तौर पे भी आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। वेयर वर्ड इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में वर्ड हमारा काम पे यूज़ हो रहा है। असाइनमेंट्स बनाने में यूज़ होता है, रिसर्च पेपर बनाने पे यूज़ होता है, सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, नोटिस पीरियड्स बनाने हैं, क्लास नोट्स बनाने हैं, वर्कशीट्स बनानी है। यहाँ पे हमारा डेली लाइफ में हमारा एजुकेशन की फील्ड के हिसाब से यहाँ यूज़ हो रहा है। अगर ऑफिस और करियर के हिसाब से देखें तो लेटर्स लिखने के लिए ऑफिस में इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशंस लिखनी हो किसी किस्म की उसके लिए इस्तेमाल होता है, सीवी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, रेज़्यूमेज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इनवॉइसेस बनानी है, फॉर्म्स बनाने हैं, कोई रिपोर्ट्स डिक्लेयर करनी है, एडमिशन फॉर्म बनाना है, फीडबैक फॉर्म बनाना है, कोई पॉलिसीज़ अनाउंस करवानी है, मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स लेने, वो तमाम चीज़ों में हम वर्ड का यूज़ करेंगे। एक यूज़ नहीं है, बहुत सारे हैं उसके, ठीक है। वर्ड इज़ मोर देन अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर। आजकल जो वर्ड है वो एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर से बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपका एक नोट पैड है। बेसिक टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, बेसिक टेक्स्ट एडिटर आपके ये नोट पैड होते हैं। इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं, इसके ऊपर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी बड़ा छोटा हो सकता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आएगी, ठीक है। बेसिक एडिटर क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट रखेगा अपने पास, ठीक है। उसकी फॉर्मेटिंग लिमिटेड होगी, उसके विजुअल एलिमेंट्स इतने अच्छे नहीं होंगे और वो बहुत बेस्ट है छोटे छोटे नोट्स लिखने के लिए। जैसे अगर अभी आप अपने लैपटॉप पे बैठे इस कोर्स को ले रहे हैं, तो आप बराबर में एक नोटपैड लिख सकते हैं कि आई हैव टू आस्क, इस तरीके से ना एक छोटा सा लिख लिया नोट कि व्हाट इज़ MS वर्ड, मुझे पूछना है कि MS वर्ड क्या है। ये अब आपने एक ऐसा नोट लिखा है जिसकी आगे कोई फर्दर वैल्यू नहीं है, बस ये आप अपने रिमाइंडर के तौर पे लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने जल्दी से अपना कोई पासवर्ड यहाँ पे सेव कर लिया कि मेरा ये पासवर्ड है, बाद में मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा, तो क्विक नोट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या काम है, इसमें प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है,
टेबल्स लगेंगे, इमेजेस लगेंगी, डायग्राम्स लगेंगी, ये सारी चीज़ें इस पर परफॉर्म की जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट वर्ड फ्रॉम द विंडो सर्च। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं वर्ड को सर्च करने का तरीका, आप विंडो की दबाएंगे, यहाँ से आप अपना वर्ड लिखेंगे। अगर आपके पास वर्ड इंस्टॉल हुआ है तो वर्ड आ जाएगा, अदरवाइज़ आपके पास वर्ड नहीं आएगा, फिर वो आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। डो नॉट कन्फ्यूज़ द वर्ड विथ वर्ड पैड। ये वर्ड पैड एक बेसिक एडिटर है जो कि विंडोज़ के साथ आता है, इस पर भी काम हो सकता है, इस पर भी कलर्स लग सकते हैं, लेकिन वो बात फिर भी नहीं आनी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आने वाली, ठीक है। तो सर्च किया विंडो की से, उसके बाद वर्ड खुला, वर्ड की फर्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके से आती है हमारे पास। फिर आपने वर्ड को सेलेक्ट करना है और आप उसे पिन कर सकते हैं अपने टास्क बार में। अगर आपको लगता है कि आपका इसके साथ डेली यूज़ है जो कि अब होगा, तो आप सिंपल एज दैट क्या करें, इस वर्ड आइकन को जो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, दिस वन, ठीक है, आप इसको पिन कर लेंगे अपने पास, ठीक है। और यहाँ से पिन टू टास्क बार, जब ऐसे पिन टू टास्क बार कर देंगे और फिर आप इसे बंद भी कर देंगे तो ये आपके पास इधर ही अवेलेबल रहेगा इस जगह पे। लेट मी शो यू, ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है इधर, ये जो नीचे आइकॉन शो हो रहा था ना, दिस वन। अब आप इसे बस यहाँ से एक क्लिक के थ्रू वापस से खोल सकते हैं, ठीक है। तो वो दोबारा से सर्चिंग वाला हैसल नहीं रहेगा, बस क्विकली आपके पास ये खुल जाया करेगा, ठीक है। ओके तो टास्क बार में पिन हो गया। वेट फॉर द वर्ड स्टार्ट स्क्रीन टू अपेयर, ये आपकी स्टार्ट स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, या आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट्स शो करता रहेगा। जो भी रिसेंटली आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे वो सब इधर नज़र आ रहे होंगे, और अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को फेवरेट मार्क किया हुआ है तो आप उसे यहाँ पे फेवरेट में देखेंगे, क्योंकि मैंने कोई फेवरेट मार्किंग नहीं की हुई तो वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आएगा। और ये कुछ टेम्पलेट्स हैं आपके पास जो पहले से प्री डिज़ाइन फॉर्मेट्स और डॉक्यूमेंट्स होंगे, और ये इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल रहते हैं, तो ये आपके पास इधर आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, द स्टार्ट स्क्रीन गिव्स यू 3 मेन चॉइसेस। अब आपको यहाँ पे 3 मेन चॉइसेस मिलेंगी। सबसे पहला होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि ये नज़र आ रहा है, दूसरा होगा टेम्पलेट्स जो कि ये नज़र आ रहे हैं, फिर आप यहाँ से मोर टेम्पलेट्स में भी जा सकते हैं, और रीसेंट फाइल्स मिल रही होंगी आपको, ये रीसेंट फाइल्स हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में कहाँ स्टोर हुआ है, तो आप ये ओपन का बटन प्रेस करेंगे यहाँ से, और इधर से आप नेविगेट करेंगे अपने पीसी के अंदर जो भी आपके फ़ोल्डर्स बनते हैं उन फोल्डर्स में जाके, ठीक है। या फिर दूसरा तरीक़ेकार कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, कंट्रोल ओ से भी वही वाली स्क्रीन चलेगी आपकी, फिर आप अपने पीसी में जाएंगे। अब आप पीसी के बाद जो है वो बैक करें, फिर एक और बैक करें, और इधर से चले जाएं डाउनलोड्स के अंदर। यहाँ पे जो भी फोल्डर्स आपके पड़े आपको मिलेंगे, आप उनको क्लिक करेंगे और आपका वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वर्ड ओपन होगा, सही है। तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेंगे। हियर इट इज़, ठीक है। ओके, नाउ टेम्पलेट रिसेंट ओपन हमने सारा देख लिया। द टाइटल बार, अब हम चलते हैं इन साइड द MS वर्ड। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, और अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये सारा हिस्सा। ये है इंटरफेस हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट का, जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ और आ जाते हैं हम वापस यहाँ पे। ओके तो टाइटल बार जो है आपके डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, ये वाला टाइटल बार। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट 1 खोला है तो इसका नाम सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, और ये मैंने सेव नहीं किया हुआ, इस वजह से इसका नाम कुछ आ नहीं रहा। अगर मैं वापस से फाइल्स में जाऊँ और एक रीसेंट फाइल को खोलूँ तो अब यहाँ पे ये वाला टाइटल यहाँ दिख रहा है वाला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, ये आपका टाइटल है, सही है जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेट्स विच एप्लीकेशन इज़ ओपन। हमें अपनी एप्लीकेशन पता चल रही कि ये वाला फ़ोल्डर हमने खोला हुआ है, सही है। और अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से ये वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। ये टाइटल बार है पूरा का पूरा, ठीक है। इधर से पता चल रहा है कि वर्ड खुला हुआ है, सही है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि ऑटो सेव हमने बंद किया हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट ऑटो सेव नहीं होगा, हमें ख़ुद से मैनुअली सेव करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा आइकॉन है यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, ऑटो सेव। आप इसको ऑन भी कर सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो। लैपटॉप वाले हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पीसी पे हो तो आप इसको ऑन करके रखो, क्योंकि लाइट कभी भी जाएगी या बंद होगा तो वो जो फाइल है आपकी वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। जो भी चेंज आप अपने डॉक्यूमेंट पे करेंगे आप उसे यहाँ से सेव कर देंगे, सही है। मैं इसको बंद करता हूँ और वापस एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। लेट्स ओपन वर्ड अगेन, और ये वर्ड आ गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सही है। और अगर अब आप गौर करो तो इधर ये जो आइकॉन है, ये आइकॉन पहले डिसेबल था, अब ये इनेबल हो चुका है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो जो भी मैंने लिखा था वो अंडू होना शुरू हो जाएगा,
ये देखो ये गायब हो गया पूरा, ठीक है। ये अंडू हम अब इतना देखो, ये वाला हैसल आपको खुद फील होगा कि आप एक चीज़ अंडू करने के लिए माउस को ड्रैग करके कॉर्नर पे लेके जा रहे हो, फिर उसको प्रेस कर रहे हो। सो व्हाई नॉट डू दिस वाया शॉर्टकट, हम इसी शॉर्टकट से क्यों ना करें, कंट्रोल जेड प्रेस करें और जो लिखा है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अंडू के बटन है ये वाला, एक अंडू बटन है, एक ये रीडू का बटन है। रीडू का मतलब है कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो जो लिखा था वो वापस आना शुरू हो जाएगा। एक जा रहे हैं आप बैकवर्ड की तरफ और एक आ रहे हैं फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ से परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट का नाम है, उसके बाद आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे, मैक्सिमाइज़ करेंगे। ये बहुत बेसिक डिटेल में चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब नेक्स्ट में फिर इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मिनिमम आपके जो है ना टूल्स हैं जो कि हर एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब आ जाता है रिबन। व्हाट इज़ रिबन? एमएस वर्ड के अंदर रिबन क्या चीज़ है? रिबन कहते हैं हम इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हमारा हिस्सा है ना, दिस पार्ट, ये वाला जो सारा पार्ट है इसे हम रिबन कहते हैं। मैं जूम करके फिर से दिखा देता हूँ। ये पूरा फाइल से लेके हेल्प तक जितना भी हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड रिबन। इस रिबन के ऊपर हमारे डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं। एक टैब का नाम है फाइल, दूसरे टैब का नाम है होम, फिर है इंसर्ट, फिर डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, और बहुत सारे हमारे पास ये टैब्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, टैब क्या है? टैब एक सेपरेट कमांड ग्रुप है, यानी कि आपकी हर टैब के अंदर सेपरेट कमांड्स लगी हुई हैं। अगर आप होम के अंदर देखो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स नज़र आएंगे, कुछ ये वाले टूल्स हैं, ठीक है। और फिर इंसर्ट में जाओगे तो थोड़े डिफरेंट टूल्स नज़र आएंगे, डिज़ाइन में डिफरेंट हैं, लेआउट में डिज़ाइन डिफरेंट है। तो हर टैब अपने हिसाब से अपने टूल्स को कंटेन करती है। जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं वो होम पे पड़े। इंसर्ट का मतलब आपने कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, चाहे वो पिक्चर है या वो शेप्स हैं, कोई मॉडल है, कोई चार्ट है, कोई टेबल है, तो वो तमाम चीज़ें इंसर्ट वाले टैब से आएंगी। आपने अपने पेज को डिज़ाइन करना है तो सारी चीज़ें डिज़ाइन में मिलेंगी। पेज का लेआउट सेट करना है कि कितना हिस्सा प्रिंट होना चाहिए, कितना हिस्सा प्रिंट नहीं होना चाहिए, वो सब लेआउट में होगा। फिर आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं? जब आप एक बहुत बड़ी बुक बना रहे होते हैं तो उस बुक के साथ एक टेबल ऑफ कंटेंट बनता है जो कि फहरिस्त होती है, जो कि पहला इंडेक्स पेज कहलाता है। उस इंडेक्स पेज के ऊपर सब लिखा होता है कि कौन से पेज पे आपका कौन सा चैप्टर है, कौन से पेज पे कौन सी हेडिंग है, तो वो तमाम चीज़ें रेफरेंसेस के थ्रू हैंडल होती हैं। फिर उस डॉक्यूमेंट को अगर आपने मेल करना है तो वो यहाँ से हैंडल होगा। उस डॉक्यूमेंट में कुछ आपने रिव्यूज़ करवाने हैं, स्पेलिंग चेक करवानी है, वर्ड काउंट देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इधर होंगी। फिर व्यू के हिसाब से आपका लेआउट किस तरह का होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप इसे रीडिंग मूड में देखना चाह रहे हैं या आप इसे एडिटिंग मूड में देखना चाह रहे हैं। अगर रीडिंग मूड में लेंगे तो 2 पेजेस आ जाएंगे और डिफरेंट लेआउट्स चलेंगे। तो ये सारे हर टूल को उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिबन में डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो बटन्स, अब यानी कि इसको हम अगर कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आता है रिबन। रिबन के अंदर होते हैं टैब्स, टैब्स के अंदर होते हैं टैब ग्रुप्स, टैब ग्रुप्स के अंदर होते हैं टूल्स। तो अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये फाइल से लेके हेल्प तक रिबन है। फिर होम एक टैब है, उस टैब के अंदर एक ग्रुप लगा हुआ है जिस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, और फिर अगले ग्रुप का नाम है फॉन्ट, अगले ग्रुप का नाम है पैराग्राफ, अगले ग्रुप का नाम है स्टाइल। फिर हर ग्रुप के अंदर सेवरल मज़ीद टूल्स लगे हुए हैं, तो ये कैटेगराइज हुए हुए हैं। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम आपस में कभी ऑफिस के अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो किसी को अगर बताना होता है या किसी से पूछना होता है तो आपको यूँ भी कह सकता है कि आप जो है वो मेलिंग के टैब में जाके ये वाले ग्रुप के अंदर से फाइंड कर लोगे इसको, तो कितना आसान हो जाएगा हमें ये नेविगेट करवाना। अगर अब आप मुझसे घर पे जाके पूछोगे कि मैं बोल्ड कहाँ से करूँ, तो मैं आपको कहूँगा वहाँ ढूंढो, स्क्रीन पे कहीं एक बी लिखा हुआ होगा। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड अप्रोच, ऐसा अच्छा तरीका नहीं है। इसका तरीका क्या होगा, होम के टैब में जाओ, फॉन्ट के ग्रुप में जाओ, वहाँ पर तुम्हें बोल्ड का टूल मिलेगा। तो कितना सिंपल है, आप होम पे गए, फॉन्ट पे गए और बी में चले गए, ठीक है। तो ये नेविगेट करने के लिए है, अदरवाइज़ इसका ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी जब भी एम एस वर्ड यूज़ किया है हमने इनको याद भी नहीं किया, क्योंकि हमने इतना यूज़ किया कि हमें याद हो गए। लेकिन ये फॉर द न्यू कमर्स होते हैं ताकि उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए। आप अपने हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको निकाल के बाहर लेके जा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लें तो ये अलग से इसकी डिटेल खुल जाएगी। फिर आप इसको अलग भी कर सकते हैं, किसी टैब को हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, किसी टैब का ऑर्डर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़ रिबन का ऑप्शन होता है कस्टमाइज़ करेंगे रिबन को, फिर आप उन्हें अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ से। आपको मिसाल है लगता है कि भाई आप जो है वो रेफरेंस का टैब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप अपने रेफरेंस के टैब को सेकंड नंबर पे ले आएँ, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है।
आपको लगता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा टूल्स नज़र आ रहे हैं आपको जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें हाइड एंड शो कर सकते हैं। ये सारे काम आपके कस्टमाइज रिबन से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऊपर अभी एक डेवलपर के नाम से टूल नहीं नज़र आ रहा होगा, तो मैं जब इस डेवलपर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक टैब आ जाएगा नया, जो कि पहले शो नहीं हो रहा था। ये देखो डेवलपर का टैब आ गया। अब इस डेवलपर टैब का ऑर्डर, क्योंकि ये बहुत आखिर में आ रहा है, मुझे इसे शुरू में चाहिए, तो कैसे करेंगे, हम इस डेवलपर पे क्लिक करेंगे और इसको उठा के ऊपर लेके आ जाएंगे ऐसे, और होम के नीचे रखेंगे, ओके करेंगे, तो देखो वो डेवलपर का टैब आपका लास्ट जो था सेकंड लास्ट, वो आपका सेकंड पे आ चुका है। ठीक है, तो ये सिर्फ अपनी कस्टमाइजेशन के लिए है और कोई इसका फर्दर पर्पस नहीं है। इसी के थ्रू आपकी स्पीड बढ़ेगी, इसी से आपके डॉक्यूमेंट्स की जो डिज़ाइनिंग है, जो बुक लिखने का काम है, वो फिर ऐसे ही नहीं होगा, वो इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए तेज़ होगा। ठीक है ओके, ईच रिबन टैब हैज़ अ डिफरेंट जॉब। हर रिबन की अपनी अपनी जॉब है। कोर टैब्स होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट है। ठीक है, फिर स्पेशलाइज टैब्स के अंदर रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू आ जाते हैं। ठीक है, द फिल टैब मैनेजेस द होल डॉक्यूमेंट। फाइल टैब जो है वो, सॉरी फिल नहीं है, दिस इज़ फाइल। फाइल टैब जो है वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को मैनेज करेगा। आपने कब सेव करना है, कब एक्सपोर्ट करना है, कब निकालना है उस फाइल को, किस तरीके से सेव करना है, उसकी पीडीएफ बनानी है नहीं बनानी, उस तमाम चीज़ों को आपका फाइल टैब मैनेज करेगा। ठीक है ओके, फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार कीप्स फ्रीक्वेंट एक्शंस क्लोज, यूजुअली कंटेन्स सेव, अंडू एंड रीडू। ये वाले जो हैं आपके क्विक एक्सेस बार में आ जाएंगे। ठीक है, क्विक एक्सेस बार के अंदर आप इसको भी आई थिंक यहाँ से एडिट कर सकते हैं, हाइड क्विक एक्सेस बार टूल। ये देखें, यहाँ से पूरा टूल गायब हो जाएगा और यहाँ से शो करेंगे तो वापस से शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिबन के अंदर जाकर देखेंगे तो मे बी उसको हमें एडिट करने का ऑप्शन भी शायद मिलता होगा। देखो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके अंदर आप अपने क्विक एक्सेस के तौर पे नई चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ ऐड टेबल को यहाँ पे ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे ऐड टेबल नहीं है, जब मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे एक नया टूल आ गया। तो अगर आपको लगता है कि कोई टूल आप बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं तो आप उसे ऊपर ऐड कर सकते हैं, तो फिर आपको टैब्स के अंदर नेविगेट नहीं करना पड़ेगा, वो आपको ऊपर ही फ्रंट पे मिल जाएगा। तो देखो ना, अगर मुझे टेबल इंसर्ट करना है तो पहले मैं इंसर्ट में जाऊँ, फिर यहाँ से टेबल इंसर्ट करूँ, बजाय इसके कि मैं किसी भी टैब पे खड़ा हूँ बस यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लूँगा, वही चीज़ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है। क्विक एक्सेस बार क्या होगा, आपको जो भी अपने फ्रीक्वेंट यूज़ हैं, जो आपके फेवरेट बटन हैं, आप उन्हें टॉप पे लगा सकते हैं। द डॉक्यूमेंट एरिया शोज़ बोथ कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। फिर जो डॉक्यूमेंट एरिया है, डॉक्यूमेंट एरिया आपका ये वाला है। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका वर्किंग एरिया। क्या है वर्किंग एरिया आपका, ये सारा का सारा है, यहाँ पे आप अपना काम करेंगे। ठीक है, और अब एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस वाले को क्लोज़ करेंगे, इसको मैं सेव नहीं कर रहा, और फिर मैं यहाँ से ब्लैंक पे भी जा सकता हूँ, और अगर ब्लैंक पे नहीं जाना तो एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एक और डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा। यहाँ पे ऊपर अगर गौर करें तो आपको डॉक्यूमेंट 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अब तक मैं 3 डॉक्यूमेंट्स खोल चुका हूँ। फिर से कंट्रोल एन करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एन एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेव अर्ली बिफोर डूइंग डिटेल वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप कोई डिटेल वर्क करने जा रहे हैं, अगर कोई वर्कशीट बनाने वाले हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाने वाले हो, तो उसको सेव करते जाओ। तो आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। सेव करने के मल्टीपल तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका, ऊपर सेव का आइकॉन है ये वाला, इसको सेव करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है। आप इसको लोकेशन बताओगे कि मुझे इसे जो है वो मेरे मोर लोकेशंस में जाओ, और यहाँ से मेरे दिस पीसी पे जाओ, और जो भी आपकी लोकेशंस बनती हैं आप उन्हें वहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और तरीका क्या है, आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस के ऊपर भी वही वाला ऑप्शन आएगा आपके पास जो कि इस वाले बटन के प्रेस पे आ रहा था। ठीक है, कंट्रोल एस पे भी वही बटन आएगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका यहाँ पे सेव का बटन यहाँ पे भी होता है, आप यहाँ से भी सेव करवा सकते हैं इसको। और जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है वो है F12 प्रेस करें। F12 प्रेस करेंगे तो ये एक स्पेशल विंडो खुलेगी जिसको फाइल डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, और आप इसे ले जाकर अपने किसी भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसे कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स में लेके जाओ, और इधर कर दो MS वर्ड क्लास 1। ठीक है, मैंने इसको एक नाम दिया, और इसकी डॉक्यूमेंट की मेरी टाइप जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट सेट हुई हुई है,
और मैंने इसे जब सेव किया तो मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है और मेरे डॉक्यूमेंट का ऊपर नाम भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ये मुझे फिर रिसेंट में शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं और मैं वापस से वर्ड खोलूँगा तो अब रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में एमएस वर्ड क्लास 1 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये क्लास 1 का हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। ओके, तो आपने कभी भी कोई भी डिटेल वर्क करना है उससे पहले आपने उसको सेव करना ज़रूरी है। सेव करने के तरीके यहाँ पे शीट इस स्लाइड पे लिखे हुए हैं, इन सारों को आप देख लेंगे। सबसे फास्टेस्ट शॉर्टकट जो मेरा फेवरेट है वो F12 है। F12 से सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, फ़ौरन से आपकी फ़ाइल सेव होने के लिए शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फ़ायदा F12 का ये है कि अगर आप यहाँ से सेव करने जाते हैं ना तो फिर आपको उतना अच्छा लेआउट नहीं मिलता फ़ोल्डर्स का। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये वाला दूसरा डॉक्यूमेंट सेव करके दिखाऊँ तो अब यहाँ पे ना ढूंढना मुश्किल है कि सी ड्राइव किधर है, डी ड्राइव किधर है, एफ ड्राइव कहाँ पे है, कौन सा फोल्डर किधर है। उतना अच्छा लेआउट नहीं है ये, क्योंकि ये एम एस ऑफिस का अपना बनाया हुआ है। लेकिन जब आप इसी काम को F12 से करते हैं ना तो आपको विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर मिलता है और फिर आप इजीली किसी भी फोल्डर में जल्दी से जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे उसको जाके चेंज करना शुरू कर देंगे और उसे सेव कर लेंगे, ठीक है। दूसरा फ़ायदा F12 का ये है कि अगर आपने इसी वर्ड को एज अ PDF सेव करना है तो आप सिर्फ F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से जो इसकी टाइप है वर्ड डॉक्यूमेंट हटा के PDF ले लेंगे। ये काफ़ी स्मॉल होके नज़र आ रहा है तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। इससे PDF लेंगे तो ये आपका PDF के तौर पे सेव हो जाएगा। जब मैं इसमें कुछ कंटेंट लिखूँगा फिर मैं इसे PDF की तरह सेव करके दिखाऊँगा। अभी खाली डॉक्यूमेंट सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको भी बंद कर देते हैं और एक और खाली डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेव आ गया, सेव एज़ भी आ गया हमारे पास। अब यूज़फुल फाइल नेम, अच्छा फाइल नेम हमेशा आपने यूज़फुल रखना है ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या काम किया है। फाइल 1, फाइल 1 2 3 इस तरह के नाम नहीं रखना, वरना पता चला कोई सी चीज़ कहीं पे मर्ज हो रही होगी। तो अगर आपने CV बनाई है तो उसका नाम CV वाला होना चाहिए कि भाई ये अहमद की CV है या अली की CV है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने फ़ाइल कहाँ पर रखी। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ोल्डर में अरेंज करके रखें ताकि आपको पता हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस जगह पे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने एक फ़ाइल किसी और ड्राइव में सेव की, कल किसी और ड्राइव में सेव की। ये सारी वही चीज़ें जो कि आपके प्रोफेशनलिज्म को भी कम करेंगी और आपका टाइम भी वेस्ट करवाएंगी, ठीक है। राइट फाइल फॉर्मेट यूज़ करना है आपने। आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स आ सकते हैं फ़ाइल सेव करने के, तो आपने .docx का इस्तेमाल करना है। अगर आप मॉडर्न वर्ड को यूज़ करें, मॉडर्न वर्ड से मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास MS वर्ड 2013 से ऊपर का इंस्टॉल हुआ हुआ है तो फिर आप DOCX वाले फॉर्मेट यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास पुराने वर्ड हैं तो फिर आप DOC यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपने टेक्स्ट ले लिया तो फिर इस पर कोई कलर्स नहीं चलेंगे, कोई टेबल, कोई पिक्चर, कुछ भी नहीं चलेगा ये, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट की फ़ाइल होती है, ठीक है। और अगर किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो हमेशा PDF फॉर्म में शेयर करना है। देखो, दो तरह की डॉक्यूमेंट शेयरिंग होती है। पहली डॉक्यूमेंट शेयर इस तरीके से होगी कि आपने काम किया, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और अब आपने अपने उसे सीनियर को सबमिट किया, कि आपने अपने सीनियर को दिया कि अब आप आगे अप्रूवल करें, चेंजेस करें और फिर आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो उस सूरत में आप डॉक्यूमेंट की फ़ाइल देंगे, वर्ड की फ़ाइल, ताकि वो उसे चेंज कर सके, एडिट कर सके। लेकिन अगर आप अपनी फ़ाइल किसी को शेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो बिल्कुल बस जो फ़ाइल आपकी है वो फाइनल फ़ाइल है, तो फिर आप उसे .pdf की तौर पे से शेयर करेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी मैं जिस स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो 4K रेजोल्यूशन की स्क्रीन है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगी। और जो आपकी घर की स्क्रीन होगी वो एक छोटा लैपटॉप हो सकता है, वो एक छोटी स्क्रीन हो सकती है जो कि शायद 1080p हो या 1K हो या 2K हो, तो उसके ऊपर रेजोल्यूशन डिफरेंट होंगी। तो अगर मैं एक बड़ी सारी इमेज उठा के यहाँ पे लगा रहा हूँ तो वो आपके घर पे उस तरह नहीं खुलेगी जिस तरह मेरे पास खुल रही होगी, क्योंकि स्क्रीन का फ़र्क होता है, ठीक है। स्क्रीन की वजह से आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग ऊपर नीचे होगी। हमेशा जब भी आपने डॉक्यूमेंट शेयर करना है .pdf में शेयर करना है, ताकि वो PDF उस फाइल को लॉक कर दे और फिर जो आपके टैब्स हैं, जो आपने पिक्चर लगाया है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, वो ऊपर नीचे आगे पीछे ना भागें। उससे क्या होगा, वो आपका, वरना फिर क्या होगा, आपने टेक्स्ट तो अपने पास पिक्चर के नीचे लिखा होगा लेकिन जब किसी को शेयर करेंगे तो उसके पास पिक्चर के ऊपर आ रहा होगा। अब वो बेचारे को बैठ के सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, उसे फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी, पिक्चर छोटी करेगा वो एक एक करके, तो उससे बेटर हो गएगा मैं खुद ही बना लेता। तो इसलिए हम हमेशा PDF की फॉर्म में शेयर करेंगे जब हमें कुछ शेयर करना होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक रूल ये है कि जब आपने PDF में शेयर कर दिया तो फिर उसका एडिट करना मुश्किल हो जाएगा, वो एडिट नहीं कर सकता। अगर आपने एडिट करवाना है तो डॉक्स की सूरत में देना है, और अगर आपने सिर्फ उसको देना है कि भाई ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, अब आप इसको प्रिंट करें, कुछ भी करें, तो PDF में देना है, ठीक है। स्पेशली प्रिंटिंग के लिए जब भेजना है तो PDF में भेजना है, ठीक है। अच्छा,
फिर ओपन क्लोज ये हम पढ़ चुके हैं। ओपन क्लोज के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल ओ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर जाऊँ और इस फाइल को बंद कर दूँ तो मैं सिंपल कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा और मेरी यहाँ पे रीसेंट फाइल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसके ऊपर अगर दोबारा कंट्रोल ओ करूँ तो फिर मैं दूसरी फाइल्स को भी ओपन करवा सकता हूँ। सही है। ओके, देन अब आ जाते हैं कॉमन व्यूज़ और स्ट्रक्चर व्यूज़ के ऊपर। डॉक्यूमेंट के जो चेंजेस हैं, जो कि व्यूज़ जो चेंज हैं वो आप कैसे काम करेंगे उनके साथ। तो कॉमन व्यूज़ होते हैं कुछ और कुछ स्ट्रक्चर व्यूज़ होते हैं। कॉमन व्यूज़ क्या होते हैं, प्रिंट लेआउट होता है एक सबसे पहले। तो यहाँ पे चलते हैं हम इस तरफ प्रिंट लेआउट की तरफ। तो ये आपको लेआउट्स में मिलेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे जाके ये वाला प्रिंट लेआउट। ठीक है, अच्छा यहाँ से व्यू, सॉरी ये व्यू होता है। व्यू में आपके पास अब 2-3 व्यूज़ होते हैं। ठीक है, 2-3 व्यू के तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है रीड मूड। रीड मूड क्या होता है, आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको पहले मैं कुछ फिल कर दूं फिर मैं दिखाता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, रीड मूड किया है ना, इसको वापस से एडिट डॉक्यूमेंट करेंगे। देखो अब मैं यहाँ पे ना कुछ रैंडम पैराग्राफ्स लिखता हूँ। अगर कभी भी आपने कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखना है तो आप लिखेंगे इक्वल लिखेंगे। ठीक है, और रैंड का मतलब है रैंडम, और ब्रैकेट ओपन करेंगे राउंड ब्रैकेट और इसमें लिखेंगे 50 और राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पास 50 पैराग्राफ्स लिखे हुए आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो क्या लिखे हुए आएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रैंडम टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब हमारा डॉक्यूमेंट कुछ भरा भरा लग रहा है हमें, कुछ उसमें मटेरियल नज़र आ रहा है, वो खाली नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को रीड मोड पे लेके जाऊंगा ना, तो जो कि व्यू के अंदर होता है, और फिर यहाँ से मैं जब रीड मोड पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से बुक की फॉर्म में आ जाएगा। एक ही बार में मुझे 3-3 पेजेस नज़र आ रहे होंगे। अब बस मैंने इसको खोल के छोड़ दिया है और अब आप इसे बैठे स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें। तो अगर आपने कभी किसी डॉक्यूमेंट को स्टडी करना है तो आप उसे रीड मोड के अंदर लेके जाएंगे, ताकि आपको 3 पेजेस एक साथ नज़र आ रहे हो और आपको बार बार वो स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े, माउस से ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये इस वजह से होता है। तो अगर आपको कोई जैसे डॉक्यूमेंट देता है कि सर ये डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लें, इसको स्टडी कर लें, तो फिर आप इस तरह रीड मोड में जाके उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, रीड मोड में जाने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर आपको उसमें से रीड मोड में से वापस बाहर आना पड़ेगा। रीड मोड में से बाहर आने के लिए इधर ऑप्शन होता है एक व्यू का, ये वाला। ठीक है, इस व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे वापस से आप, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रीड मोड है। रीड मोड हमें इसीलिए होता है ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, फिर आता है प्रिंट लेआउट। ये वाला जो है आपके पास प्रिंट लेआउट के ऊपर लगा हुआ है। प्रिंट लेआउट से मतलब क्या है कि आपको आपके जो ये पेजेस हैं एज अ प्रिंट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपका एक प्रिंट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा प्रिंट होगा। तो ये जो है आपका प्रिंट फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो ये सिर्फ पता होना चाहिए कि प्रिंट लेआउट पे खुला हुआ है, ये रीड लेआउट पे खुला हुआ है। फिर एक होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है, एक सिंगल पेज है, उस सिंगल पेज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लाइन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द पेज। उसकी पेज की लेंथ क्या है, पेज की हाइट क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक सिंगल पेज के तौर पे वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको देखो ना, अगर मैं आप इसको वापस से मैं इसे निकाल के प्रिंट लेआउट पे ले जाऊँ तो मुझे कितने पेजेस नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला है, फिर 2 और फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये पेज गिनने का भी बहुत ख़राब तरीका है, इस तरह से आप पेजेस को नहीं गिनेंगे। पेज गिनने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम के अंदर एक नज़र आ रहा होगा, पेज 2 ऑफ 6। आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि आप कौन से पेज पे इस वक्त खड़े हैं। तो 6 में से सेकंड पेज पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो खड़े होना है ना, कि जो बता रहे हैं कि आप सेकंड पेज पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट मी शो यू। देखें मैंने इस वक्त यहाँ पे माउस क्लिक किया हुआ, ठीक है, और अब मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, सबसे लास्ट पेज पे मैं चला जाता हूँ। ये मैं लास्ट पेज पे चला गया। ठीक है, और जब मैं इसको जूम करके देखता हूँ कि मैं किस पेज पे हूँ, तो ये मुझे बता रहा है अभी भी मैं 1 पेज पे हूँ, जबकि मैं तो पेज 6 देख रहा हूँ। तो ये जो बता रहा है ना कि आप किस पेज पर हैं, या आपके करंट व्यू को देखकर नहीं बता रहा है, या आपके माउस के कर्सर को देखकर बता रहा है जिधर आपने क्लिक किया हुआ है। अब आप देखें आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है ना, तो ये आपको उस हिसाब से बता रहा है। ठीक है, फिर फर्दर डिटेल्स यहाँ पे हैं कि आपके वर्ड में आपके एमएस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने स्पेसेस हैं, ये सब भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, तो ये सारा जो है ना एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन चल रहा है एमएस वर्ड का। ओके, जूम कर सकते हैं आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है, इधर मेरे पास अभी ये दिख रहा है। ओके, यहाँ से आप इसको जूम करवा सकते हैं, आप इसे जूम आउट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जूम और जूम इन कर सकते हैं।
और सिंपल इजी वे क्या है, कंट्रोल प्रेस करें और आप जो आपके माउस का जो कर्सर है, जो व्हील है आपका स्क्रॉलर, आप उसके थ्रू उसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेविगेशन टूल हाँ, नेविगेशन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोबारा से इस डॉक्यूमेंट में से सब कुछ हटा रहा हूँ और मैं फिर से एक रैंडम फार्मूला लिख रहा हूँ और इसमें मैं डाल रहा हूँ 5000 पैराग्राफ्स, ठीक है। 5000 पैराग्राफ्स मैंने डाले, एंटर किया और अब मेरे पास जो है वो 5000 पैराग्राफ्स आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अपने पेजेस का काउंट देखूंगा तो मेरे पेजेस इस वक्त 21 तक जा चुके हैं। ये देखें 21 चले गए, ठीक है, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट ग्रो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तमाम को कॉपी करता हूँ, तमाम जो मैंने 5000 पैराग्राफ्स लिखे उनको कॉपी करके फिर से पेस्ट 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 पेस्ट, और ये मैंने सेवरल टाइम्स कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्योंकि इतनी सारी पेस्टिंग की है तो थोड़ा सा मेरा जो वर्ड है वो लैग हुआ है। और अब जब मैं अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल चेक करूँगा जाके, तो मेरे पास इस वक्त 463 पेजेस आ चुके हैं, ठीक है, 463 पेजेस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस आती है नेविगेशन की, कि मैं 450 पेजेस कैसे स्क्रॉल करूँ, हाउ आई एम गोइंग टू स्क्रॉल देम, मतलब मैं कितना स्क्रॉल करूँगा भाई, ये स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, तो आई थिंक क्लास का अच्छा खासा टाइम इस स्क्रॉलिंग में चला जाएगा। तो मुझे पेज 1 पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, उसके लिए शॉर्टकट यूज़ होगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे और आप होम का टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे होता है ऊपर कंट्रोल होम और उसी के नीचे होता है एंड, जब आप कंट्रोल और एंड दोनों प्रेस करेंगे तो आप आखिरी पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो फर्स्ट पेज पे, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो लास्ट पेज पे। ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो स्लाइड्स में आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं नहीं चाहता कि मैं आखिरी पेज पे जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं अगले पेज पे जाऊँ, तो उसी के बराबर में आपको दो मज़ीद बटन मिलेंगे, पेज अप पेज डाउन करके आप एक एक पेज नीचे जा सकते हैं, ठीक है, पेज डाउन करके आप एक एक पेज नीचे जा सकते हैं। अच्छा, अगर फिर भी आपको थोड़ी दुश्वारी हो रही है इस पे जाने में, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा ये वाला, आप इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज लेआउट यहाँ से खुल जाएगा और सारे पेजेस आपके पास साइड में स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। तो आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं। अब स्क्रॉलिंग स्पीड ज़्यादा हो गई है क्योंकि वो पेजेस छोटे छोटे हो गए, तो अब आप यहाँ से 184th पेज के ऊपर आ गए तो ये आपका पेज 184th आ गया, ठीक है। तो ये सारे स्क्रॉलिंग के टूल्स हैं जो कि आप इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होम से जो है आप फर्स्ट पे चले जाएंगे, एंड से बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, और कंट्रोल एफ के थ्रू आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको फाइंड करना है वीडियो तो आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे वीडियो, तो ये इधर लिखा हुआ आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। और ये आपको बता देगा कि आपके पास इतनी बार वीडियो का वर्ड आ रहा है 3680 टाइम्स, और हम किस नंबर पे खड़े, हम खड़े 1461 के ऊपर खड़े। अप एंड डाउन करना हो तो आप अगले वीडियो पे जा रहे हैं, इस तरीके से आप जाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगर आप देखो तो फोकस भी चेंज हो रहा है स्क्रीन का, मैं नेक्स्ट 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 करता जा रहा हूँ तो उस पर मैं मूव करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल एफ करके आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब इसमें कोई रेयर वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, वीडियो बार बार रिपीट हो रहा है, मैं इसमें एक रेयर वर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ और वो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। एक वर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोक्रेस्टिनेशन और मैं कंट्रोल होम पे चला गया। अब मुझे उस वर्ड को फाइंड करना है तो मैं कंट्रोल एफ़ करूँगा और यहाँ पे एक नेविगेशन ओपन हो जाएगी मेरे पास। दोबारा कर देता हूँ कंट्रोल एफ़ और आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आपका जो भी पर्टिकुलर वर्ड था वो आपको ईजीली कहीं भी डॉक्यूमेंट में रखा होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंडिंग कर सकते हैं। अब क्योंकि आप फाइंड कर चुके हैं तो आप फाइंड के बाद रिप्लेस भी कर सकते हैं। कंट्रोल एफ़ किया है आपने फाइंड करने के लिए, आप उसी के आगे एक और की होती है कंट्रोल एच। जब आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आप रिप्लेस करने की तरफ चले जाएंगे। ओके, रिप्लेस करने के लिए होगा कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, एक छोटी सी विंडो खुलेगी, यहाँ पे आप अपना वर्ड फाइंड करेंगे कि मैं वीडियो फाइंड करता हूँ और वीडियो को रिप्लेस कर देता हूँ मैं ऑडियो से, ठीक है। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप एक एक करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक एक करके कर लें अगर टाइम है तो, और अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट में आपके पास वीडियो होंगे वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कन्वर्ट कर रहा है अब क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपको बता देगा कि उसने कितना रिप्लेस किया। वो कह रहा है कि उसने 3678 रिप्लेसमेंट किए हैं और आप ओके करेंगे। अब आप दोबारा वीडियो फाइंड करें तो उम्मीद है आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। देखिए वीडियो पे नो मैसेज आ रहा है, और अगर आप ऑडियो लेंगे
तो ऑडियो पे आपको ऑडियो पे सर्च किया उसने और फिर आपके पास रिजल्ट लेके आ गया, ठीक है। तो कभी भी डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक वर्ड रिप्लेस करना हो तो आप इस तरह से करेंगे। तो इससे हमें एक और शॉर्टकट पता चलता है कि अगर हम अगर मिसाल के तौर पे हम सपोज़ करें कि फ़िज़िक्स के नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स के नोट्स अगर हम बना रहे हैं और वो टोटल नोट्स हमारे 30 पेजेस के हैं, 40 पेजेस के हैं, सो हम क्या करेंगे, हम फिज़िक्स पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट लिखते चले जाएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ आपको कि एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट छोटा सा टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड वी आर स्टडिंग इट एंड वी आर स्टडिंग इट विथ फन, ठीक है। अब मैंने एक लाइन लिखी, अब दोबारा मुझे फिज़िक्स लिखना पड़ेगा। सो वाई वुड आई स्पेंड माई टाइम इन राइटिंग फिज़िक्स अगेन एंड अगेन। तो उसका एक शॉर्टकट होगा ना, फिर उसका एक शॉर्टकट क्या होगा, मैं PHY लिख लूँगा। और फिर मुझे पता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में PHY का मतलब फ़िज़िक्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता जा रहा हूँ और जहाँ जहाँ मैं मुझे फ़िज़िक्स लिखना होगा मैं PHY लिखूँगा, ठीक है। तो सपोज़ करें मैंने ऐसे 400 पेजेस का डॉक्यूमेंट लिखा और उसमें PHY में लगाता गया जगह जगह, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है कि भाई ये PHY क्या है, PHY इज़ नॉट अ गुड स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। तो मैं बस लिखता जा रहा हूँ अभी। वंस आई नो कि मैंने डॉक्यूमेंट पूरा कर लिया तो मैं Ctrl+H प्रेस करूँगा। Ctrl+H प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा PHY फाइंड करो और उससे फिज़िक्स के साथ कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिज़िक्स के साथ कन्वर्ट किया और रिप्लेस ऑल कर दिया। एक ही बार में सारी मिस्टेक्स ठीक हो गई मेरी, सही है। तो इससे थोड़ा बहुत टाइम बचेगा आपका, लाजमी बचेगा। अगर आप प्रोफेशनली तेज़ तेज़ लिख रहे होंगे ना, तो जब ज़ाहिर है देखिए ना, आपने फिज़िक्स कितनी बार लिखना था, कितनी 7 कैरेक्टर्स आई थिंक फिज़िक्स के अंदर, तो आप वो 7 कीज़ के बजाय 3 कीज़ पे चले गए, तो आपकी टाइपिंग स्पीड इस तरीके से तेज़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, फिर आता है सेलेक्ट टेक्स्ट बिफोर चेंजिंग इट। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम कुछ टेक्स्ट लिख चुके हैं तो मैं इस डॉक्यूमेंट को पहले थोड़ा लाइटर करता हूँ। मैं यहाँ पे वापस सब कुछ हटा के 5 पैराग्राफ्स लिखता हूँ और 5 पैराग्राफ्स मेरे पास आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फ़ॉन्ट के साथ कुछ काम परफॉर्म करूँ। तो मुझे इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा मोटा होकर लिखा हुआ नज़र आए, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, या इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाए, इसको मैं रेड कलर लगा दूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसे रेड कलर दे रहा हूँ तो ये रेड कलर हो गया। लेकिन मैं इस पर क्लिक करके बोल्ड कर रहा हूँ इसको, तो ये बोल्ड भी हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करके मैं इसको इटैलिक कर रहा हूँ तो इटैलिक हो गया। तो मतलब कहने का मकसद ये, आपने पहले किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है। आप जब तक किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करें नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप चाह रहे हैं कि आपका पैराग्राफ रेड हो जाए, वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने तो लाइन के एंड में क्लिक किया हुआ है, लाइन के एंड में तो कुछ भी नहीं है। तो आपने पहले उसको ऐसे मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ जब सेलेक्ट करना होगा तो राइट क्लिक करते हुए, सॉरी, लेफ़्ट क्लिक करते हुए अपने माउस को ड्रैग करेंगे और आपका वर्ड पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो फिर सिंपल इसका शॉर्टकट ये आप यहाँ पे रखें, डबल क्लिक करेंगे आपका वर्ड सेलेक्ट होगा, डबल ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। आप इसको ऐसे रेड सेलेक्ट करेंगे तो रेड कलर लग जाएगा। तो रूल क्या है आपके पास कि आपने पहले सिलेक्शन करनी है, सेलेक्ट बिफोर चेंजिंग इट। आपने कुछ भी चेंज करना है तो उससे पहले आपने सेलेक्ट करना है। डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। यूज़ द लेफ़्ट मार्जिन टू सेलेक्ट लाइंस, और फिर लेफ़्ट मार्जिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इधर एक ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा राइट लेफ़्ट पे करके ना, जब इस तरह क्लिक करोगे माउस को तो वो पूरी पूरी लाइंस को भी आपके सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब नज़र नहीं आ रहा है लेकिन तरीका यही है, आप यहाँ पे करोगे। हाँ, अगर आप यहाँ करोगे ना फिर नहीं करेगा, थोड़ा सा साइड में जाके फिर लाइंस को सेलेक्ट करना शुरू करेगा वो आपकी, ठीक है। तो ये सारे वो चीज़ें जो आपके लिए स्पीड इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन है कि मुझे पूरा पैराग्राफ नहीं सेलेक्ट करना, मुझे सिर्फ इतना सेलेक्ट करना है। तो ये अगर आप किसी के सामने करेंगे ना, प्रोफेशनल ऑफिस के अंदर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये दिस इज़ काउंटेड एज नेगेटिव कि आप ऐसे माउस के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं। माउस का कम से कम इस्तेमाल ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे करना है मल्टीपल सेलेक्ट्स को, मल्टीपल वर्ड्स को? तो आप किधर भी क्लिक कर दें, आपने यहाँ क्लिक किया हुआ है, होम प्रेस करेंगे, आप लाइन के स्टार्ट में चले जाएंगे। अब की प्रेस करेंगे, लाइन के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे आप। अगर गौर करें तो जो जो इंसर्शन पॉइंट है वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करना है। एक वर्ड सेलेक्ट होगा, 2 3 4 5 6, ये पर वर्ड सिलेक्शन आपकी चल रही है, ठीक है। आपने कैसे करना है, आपने शिफ्ट दबा के एरो का की प्रेस करके नहीं रखना, दिस इज़ बैड, ये स्लो है।
अगर आप देखें काउंट कीजिएगा टाइम, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और राइट एरो की मैंने सेलेक्ट करके रखी है, ठीक है। ये कितनी देर में सिलेक्ट हुआ है, अराउंड इसने 4-5 सेकंड लिए, ठीक है। अब आप देखो ये कितनी जल्दी सेलेक्ट होगा, दिस इज़ मच फास्टर, ठीक है, क्योंकि ये आप पर वर्ड चलते जा रहे हैं और आपको इसमें टेंशन नहीं है कि आपने अदर का ओ तो नहीं छोड़ दिया या फिर आपने डॉक्यूमेंट का टी तो नहीं छोड़ दिया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पूरा डॉक्यूमेंट खुद ही सेलेक्ट करेगा। शॉर्टकट है ये, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और राइट और लेफ्ट एरो के थ्रू हम इस तरह से चलेंगे। ये सारी कीज़ इस स्लाइड्स में लिखी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सब कुछ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर हटाना है तो वो बैक स्पेस के थ्रू करेंगे। तो ये तो सारी आपकी बड़ी बेसिक सी क्लास हो गई आज, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हुए एक एक करके, जो अभी मैंने थ्रू आउट द क्लास बताएं आपको, तो आप इनको लाजमी परफॉर्म करें, इन्हीं के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऑटो सेव क्या करेगा, आपकी फाइल्स को ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा। अगर आपने वन ड्राइव भी सपोर्ट किया हुआ है तो वो आपके ड्राइव के ऊपर भी सब सेव करता रहेगा। मतलब आप यहाँ लिखेंगे वो वहाँ सेव होती रहेगी, फिर अब आप बगैर किसी सेव के टेंशन के लैपटॉप बंद करें, किसी दूसरी जगह पे जाके ऑन करें, आपको आपकी सेव फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जब वो वन ड्राइव पड़ा है तो तभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप दूसरे पीसीज़ के ऊपर हैं और आपने ऑटो सेव ऑन नहीं किया हुआ और फाइल एडिट करते हुए आपकी लाइट चली गई, तो जब आप लाइट चली जाएगी तो उसके बाद, क्योंकि मैं इसमें कर नहीं सकता है तो मेरे पास लैपटॉप है, तो आपको यहाँ पे ना राइट साइड पे रिकवर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नज़र आएगा। उस रिकवर डॉक्यूमेंट के अंदर आपका कुछ हद तक का काम रीस्टोर हो जाएगा। मतलब ऑटो सेव ऑन नहीं है फिर भी ऑटो सेविंग हो रही होती है थोड़ी बहुत विंडोज़ की, तो उससे आपका कुछ हद तक डॉक्यूमेंट रिकवर हो सकता है, सारा नहीं होगा, कुछ होगा। और जो बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं आप में प्रैक्टिस होनी चाहिए, कंट्रोल एस से सेव करते रहें, ठीक है। अच्छा, अनसेव फाइल को रिकवर करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, मैनेज डॉक्यूमेंट में जाएंगे, फिर फाइल, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे होगा आपके पास इन्फो, फिर यहाँ पे होगा आपके पास एक ऑप्शन मैनेज डॉक्यूमेंट्स, ये रहा मैनेज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, रिकवर अनसेव फाइल्स निकालेंगे, तो आपके पास ये कुछ रिकवर फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई होंगी, बट ये टेम्परेरी होती हैं और ये आपके टाइम टू टाइम ज़ाया होती रहती हैं। तो कोशिश करें आप इस नौबत तक पहुँचे ही ना, आप ऑटो सेविंग करके रखें अपने पास, ठीक है। अच्छा, फिर आप अपनी फर्स्ट वर्ड फाइल बनाएंगे, कोई भी नाम उसका रखेंगे, उसको सेव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो आप स्टार्टिंग में परफॉर्म कर सकते हैं, जो हो आपके साथ फेस होंगी, आप बहुत वर्किंग टू लॉन्ग विदाउट सेविंग, बहुत देर तक काम करते रहे, सेव करना भूल गए, ये शुरू शुरू में आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगे। आपने अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट 1 के नाम से छोड़ दिया, फिर अब आप ढूंढते रहेंगे मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट था। तो क्लास वाइज अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, क्लास 1, वीक 1, इस तरीके से उनको अरेंज करें। कंट्रोल एस की हैबिट अपने पास रखो बार बार, ताकि उसे सेव करते रहो। फाइल के नेम आपके सही होने चाहिए, ठीक है। और फिर ये कुछ एआई के प्रॉम्प्ट्स हैं, एआई के थ्रू आप अपने जैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए आप ये पता कर सकते हो कि भाई कौन सा टूल मुझे कहाँ पे मिलेगा, अगर मुझे ये टूल यूज़ करना है तो वो कहाँ पे मिलेगा, इस टूल को मैं क्यों यूज़ नहीं कर पा रहा, या इसका डिज़ाइन कैसे अच्छा हो सकता है, इस तरह का। वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन अगर कभी कहीं स्टक हो तो आप एआई का इस्तेमाल करके उसको हेल्पफुल बना सकते हैं, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपका नाम होगा, सिटी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, उसमें आप अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे और फिर आप उसे इस फॉर्मेट में सेव करेंगे और पीडीएफ में सेव करेंगे। पीडीएफ में सेव करना सिखा देता हूँ। F12 प्रेस करना है आपने। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और आप इसको सेव कर देंगे। जब आप इसे सेव करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में खुद ही खुल जाएगी। पीडीएफ्स ब्राउज़र में खुलती हैं, वर्ड फाइल में नहीं खुलेंगी। पीडीएफ्स आपकी ब्राउज़र में खुलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाएगा, फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं। एडिट नहीं कर सकते आप पीडीएफ को एडिट करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। तो आप पीडीएफ तभी बनाएं जब आप वंस श्योर हो जाएं कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी है और अब आप उसके साथ आगे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्लास में हम कट कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली डिस्कस होगी, फ़ॉन्ट साइज़ होगा, कलर, बोल्ड, इटैलिक, के सारे टूल्स पढ़ेंगे और फिर आगे आगे इसको ग्रो करते जाएंगे। फिर सीवीज़, डॉक्यूमेंट्स और बुक्स बनाना भी